हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अक्षांश और देशांतर के बारे में, और आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूकंप ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, तो जो लोग कल का वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्षांश और देशांतर से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं भूकंप के बारे में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले बेसिक चीज जानना होगा कि भूकंप कहते किसे हैं। पृथ्वी में अचानक से अमानवीय तौर पर होने वाली हलचल, असामान्य रूप से होने वाली हलचल को हम लोग भूकंप कहते हैं। तो भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके लिए कौन से सिद्धांत हैं और इसे कैसे मापा जाता है, इसकी कौन कौन सी तरंगे होती हैं, कहाँ से कैसे किसमें ज्यादा वेग होता है, कौन सी ज्यादा हानिकारक होती हैं, सारी चीजों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। भूकंप से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले भूकंप की स्थिति बताते हैं आपको। देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो इसके अंदर सौ किलोमीटर की गहराई तक एक परत पाई जाती है, ऊपरी 100 किलोमीटर में। यह कैसी परत होती है? द्रवित। यह परत द्रवित होती है और यह 3 भागों में विभाजित है, 1, 2, 3। तो देखिए, आप लोगों ने वेगनर महोदय का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़े होंगे, जिसे प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। तो उसके तहत आपकी जो प्लेटें पाई जाती हैं वो 3 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। कौन सी? देखिए, एक प्लेट होती है जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रूपांतरित प्लेट। ठीक, और एक प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी प्लेटें। और एक प्लेटें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे पर कवर करती हैं। ठीक, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इनमें से क्या बनता है। देखिए, ये रूपांतरित, ये अपसारी, ये अभिसारी प्लेटें हैं। अभिसारी गति, ये गति करती है। पृथ्वी प्लेटों में विभाजित है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार, जो वेगनर महोदय ने दिया था। तो उसमें जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के साथ गति करती है। पहली गति ये होती है रूपांतरित गति की प्लेट एक दूसरे के अगेंस्ट जाती है, साइड से ऐसे करके। एक अगर ऊपर जा रही तो एक नीचे जाएगी, और एक जो दूसरी, उस प्लेट को क्या कहते हैं हम लोग? रूपांतरित गति कहते हैं। और जो दूसरी गति होती है अपसारी, उसमें 2 प्लेटें होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, और जो तीसरी प्लेट होती है वो एक दूसरे पर कवर करती हैं। उन्हें हम लोग अभिसारी प्लेटें कहते हैं। देखिए, तो ये जो रूपांतरित प्लेटें हैं, रूपांतरित प्लेटों से भूकंप की स्थिति बनती है। ठीक, और जो अपसारी प्लेटें हैं इनसे ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। अपसारी, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं, आंतरिक हलचल होती है, तो वहां से मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है। और ये जो अभिसारी प्लेटें हैं, इनसे क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वत निर्माण। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कौन से चैप्टर में, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। हिमालय एक वलित पर्वत है, जो नवीन पर्वत है। इसका निर्माण आज भी हो रहा है। कैसे निर्माण हुआ था? मैंने बताया था आप सबको कि जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे अभिसारित हुई, अंदर घुसी। तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में टीथिस सागर था। उसी टीथिस सागर में जो मलबा था, जैसे ये दोनों एक दूसरे से ऐसे करके, देखिए ऐसे ये प्लेट आ रही है और ऐसे ये प्लेट आ रही है। जब ये एक दूसरे के पास करीब पहुंचेंगी तो कोई प्लेट चाहिए या ये ऊपर चढ़ेगी। जैसे इसके ऊपर जाएगी तो यहाँ जो मलबा होगा, यहाँ जो सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे से ऊपर उठेंगी। तो यहीं से पर्वत का निर्माण होता है।
ये मैंने आप लोगों को बताया है, और इसके लिए अलग से मैं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत जब बताऊंगा तो बताने के टाइम मैं सारी चीजें लेकर आऊंगा। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं भूकंप के बारे में। भूकंप की जहां से उत्पत्ति होती है, पहले इसकी बेसिक चीज जान लेंगे, फिर ये जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कारण क्या है, और फिर इसका मापन कैसे किया जाता है। ये जो केंद्र है ये आपका केंद्र कहलाता है, या उद्गम केंद्र कहलाता है। और ये जहां पृथ्वी पर पहली बार महसूस की जाती है, भूकंप की स्थिति जहां महसूस की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। क्या कहते हैं उसे हम लोग, अधिकेंद्र। जहां पृथ्वी पर पहली बार ये महसूस किया जाता है भूकंप, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। इसे उद्गम कहते हैं, ठीक। फोकस भी बोलते हैं इसे, ठीक, इसे फोकस भी कहते हैं, इसे ईपी सेंटर बोलते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में ये लिख के आ जाता है ईपी सेंटर, अधिकेंद्र की जगह नहीं दे के ईपी सेंटर दे देता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे कि इनकी उत्पत्ति भूकंप की कैसे होती है। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की बातें करते हैं। देखिए भूकंप एक तरह से हम लोग देखें कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। पहला आपका कौन सा भूकंप होता है, प्राकृतिक। प्राकृतिक भूकंप के तहत कौन कौन से आते हैं, देखिए प्लेट विवर्तनिकी की घटना, जो अभी मैंने आप लोगों को बताई, प्लेट विवर्तनिकी की घटना। और ये किसने दिया है, वेगनर साहब ने दिया था। ये याद रखिएगा कि प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था, वेगनर महोदय ने दिया था। और उसके बाद जो दूसरी स्थिति आती है हमारी कौन सी, एक तो इसकी प्राकृतिक में पहली ए हो गई, ये बी हो गई। बी कौन सी, प्लेट विवर्तनिकी के तहत आता है भूकंप, और एक होता है ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण। ज्वालामुखी का जब उत्पत्ति होती है तो उसमें क्या होता है, मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है। तो जब वह पृथ्वी के ऊपरी भाग पर आके, जैसे ये पृथ्वी हो गई, यहां से मैग्मा यहां निकलता है, तो जब यहां से भागता है तो कंपन होती है पृथ्वी में, उससे भी भूकंप होता है। ये बताऊंगा मैं आप लोगों को, जब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाऊंगा फिर बात करूंगा इस पे। तो ज्वालामुखी के कारण भी आता है। और दूसरा कारण आपका कौन सा है, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय कारण है। मानवीय कारण, इसके तहत आप लोग देखते हैं काफी बड़े बड़े जैसे बांध बनाए जाते हैं नदियों पर। तो अगर एक क्षेत्र में अचानक से आप कहीं पर ज्यादा से ज्यादा पानी एकत्रित कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो वहां क्या होता है, भार बढ़ जाता है। भार बढ़ने की वजह से जो उसके इर्द गिर्द में, आस पड़ोस में जो देश होते हैं या जो लोगों का वो होता है, निवास स्थान होता है, काफी प्रॉब्लम से उन्हें गुजरना पड़ता है। जैसे कि वहां जब भार बढ़ेगा तो कंपन हो सकता है, और अगर वो बांध टूटते हैं, उन बांधों के टूटने से भी भूकंप बहुत तेज आता है, जैसे कि अचानक से पानी आगे की ओर बढ़ता है। तो ये 2 कारण हो गए, सॉरी, बांध का निर्माण, बांध का निर्माण, इतनी सारी चीजें थी। आइए आगे देखते हैं हम लोग। मानवीय कारण हो गया, प्राकृतिक कारण, भूकंप आता क्यों है, भूकंप कहते किसे हैं, और ये स्थिति भी हम लोग देख लिए। अब बात करेंगे कि भूकंप के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। देखिए भूकंप के लिए आप लोग जानते होंगे आज तक कहीं से भी कोई शोध नहीं हो पाया है, कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता कि भूकंप आने वाला है। इसके लिए कुछ थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे वैज्ञानिक अनुमान लगा सकते हैं सिर्फ कुछ सेकंड पहले, ऐसा भी नहीं कि कुछ टाइम पहले, कि हाँ भूकंप आने वाला। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, गाय हो गए, बैल हो गए, इन सब में क्या होता है ना कि इनमें हरकतें करने लगते हैं, एक लोग अजीब तरह की हरकतें करने लगते हैं, कान वान होते हैं उनके एकदम खड़े हो जाते हैं, देखते होंगे आप लोग। काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि उनमें अचानक से परिवर्तन हो जाता है, उनके रहन सहन में, उनके चाल ढाल में, जानवरों के जो जंतु होते हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। और एक गैस होती है आपकी पृथ्वी, आपके वायुमंडल में, एक तरह से पृथ्वी के भूपर्पटी के ऊपर
रेडान, रेडान गैस की अधिकता हो जाती है। इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है। रेडान एक तरह की गैस है जो भूकंप आने के पहले वायुमंडल में अपनी मात्रा में वृद्धि करती है, तो इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है कि कहीं से भी अनुमान लगाया जा सके कि भूकंप आने वाला है कि या कितनी देर में आएगा। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जब भूकंप आता है इसका मापन कैसे करते हैं। भूकंप मापन की विधि। आप लोगों को पता है कि भूकंप का जो मापन होता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक, सॉरी, सिस्मोग्राफ से इसका मापन होता है, वो भूकंप मापक यंत्र है सिस्मोग्राफ। और इस विधि को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत सिस्मोग्राफ से इसका मापन होता है और उसमें जो इसके गति का मापन किया जाता है। कहते हैं ना कि आज 4.2 की रेंज से आया भूकंप, इस स्पीड से आया, इस स्पीड से आया, तो वो कैसे मापते हैं? उसके लिए एक यंत्र है आपका, कौन सा? रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल के तहत गति को मापा जाता है, भूकंप की स्थिति को। तो आइए देखते हैं मापन की विधि। तो जो विधि है, विधि को हम लोग बोलते हैं सिस्मोलॉजी। और मापक यंत्र, मापक यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। मापक यंत्र सिस्मोग्राफ और उसकी विधि जिसके तहत हम लोग मापते हैं उसको क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। और गति का मापन जो करता है, इसकी गति का मापन, गति का मापन जो करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है, भूकंप की क्या स्पीड है, गति की माप की जाती है। इसके तहत 0 से 10 अंक गणतीय गणना की जाती है, स्पीड। ठीक, तो इसके मापन की विधि यह है, जैसे कि भूकंप आया उसका मापन किया जाता है कि कितने की स्पीड से आया है, क्या है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे एग्जाम में पूछेगा भूकंप का मापन किसी विधि के द्वारा होता है, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। भूकंप मापक यंत्र कौन सा है, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो उसमें क्या बताएंगे हम लोग? सिस्मोग्राफ। ठीक, सिस्मोग्राफ और सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी। और जो गति का मापन करता है, इन्हीं दो में कंफ्यूजन होता है। मापक यंत्र का नाम क्या है? भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ। और जो गति का मापन करता है आपके, जो कि भूकंप आया है उसकी स्पीड बताते हैं, न्यूज चैनलों पे आप लोग देखते हैं, भूकंप आया नहीं कि तुरंत बता देते हैं किस स्पीड से आया है, उसे क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल कहते हैं। और इसके तहत गणितीय मापन किया जाता है अंकों के आधार पर, जिनकी संख्या 0 to 10 होती है। उम्मीद करता हूं कि मापन की विधि को आप लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं कि इसकी कुछ तरंगे होती हैं। ठीक है, वो तरंगे कौन कौन सी होती हैं? आप लोगों को पता होगा 3 तरंगे होती हैं। कौन कौन सी? PSL, प्राथमिक और द्वितीयक और सेकेंडरी और तृतीयक तरंगे। आइए भूकंपीय तरंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, सारी चीजें यहीं याद हो जाएंगी। माइंड कंसंट्रेट करके आप लोग वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा चीजें गेन करने की कोशिश करें इससे। अगर आप लोग एक वीडियो के तहत इसे देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज अगर आप करना चाह रहे हो उसके लिए अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए
आपने यहां से ठान लिया कि मुझे करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार बताया था आप लोगों को कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आप लोगों को जिद्दी बनना पड़ता है। और जिद्दी बनने के लिए कहां से? लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? मोटिवेशन अपने अंदर से आता है, क्योंकि अपने आप को समझना पड़ता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं घर से बाहर रह रहा हूँ, दूर हूँ, फैमिली से दूर हूँ, क्यों हूँ, उसका मुझे कुछ तो मिले। और वो मैं अपने आप को अगर साबित करना चाहता हूँ तो कैसे साबित करूंगा? खुद को एग्जाम में टॉप पर लाके। मेरा एक ही ध्येय होना चाहिए कि मुझे एग्जाम निकालना है किसी भी हाल में, और कुछ नहीं। तब कोई भी चीज ऐसी नहीं लगती मुझे दुनिया में कि जो आपको नहीं मिल सकती अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करते हैं तो। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग भूकंपीय तरंगों के बारे में। इसमें जो आपकी पहली तरंग है, पहली तरंग को क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंगे। ठीक, दूसरी को, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी को द्वितीयक तरंगे। अभी मैं बताऊंगा विस्तृत तौर पे इसे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपके। इसे सेकेंडरी बोलते हैं, S से। और जो तीसरी है तृतीयक तरंगे। इसे L से प्रदर्शित किया जाता है। भूकंप मापी के बारे में देखा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी होती हैं। जो कंपन उत्पन्न होता है वो 3 प्रकार की होती है। पहली प्राथमिक तरंगे जिसे P से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। द्वितीयक तरंगे S से, तृतीयक L। PSL, PSL आपके इसरो का एक प्रक्षेपण यान है PSL, और एक PSL भी करके है, तो वहां से आप लोग याद कर सकते हैं PSL। ठीक, तो PSL के अंतर्गत इसको देखते हैं, इसकी गति क्या होती है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कौन सी तरंग इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, कौन खतरनाक नहीं होती है। तो आपकी ये जो तरंग है यह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के औसत से चलती है, स्पीड से। और आपकी जो सेकंड वाली तरंगे हैं, सेकंड वाली तरंगे 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के अंतर्गत गति करती हैं। और जो आपकी लास्ट वाली तरंग है, तृतीयक तरंगे, इनकी स्पीड मैं बता रहा हूं, स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जो तीसरी वाली है आपकी, वो उसकी गति कितनी होती है? 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसमें सबसे पहले हम लोग अलग अलग इनको बात करते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। देखिए, आइए सबसे पहले प्राथमिक तरंगों के बारे में देखेंगे। ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। सर्वाधिक तीव्र गति की होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे, सर्वाधिक तीव्र गति की तरंगे। और उसके बाद ये ठोस, द्रव, तरल अवस्था में भी पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में भी अपनी गति करती हैं। ठीक, में भी गति पाई जाती हैं। और उसके बाद इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यह कोर में भी पाई जाती है। ठीक, ये अत्यधिक हानिकारक नहीं होती है क्योंकि इनकी गति तेज होती है। तो उम्मीद करता हूं यह समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंडरी तरंग की। एस तरंग, इसकी गति बता ही दिए थे, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और ये द्रव में नहीं, ठोस अवस्था में होती है। ठीक, ठोस अवस्था में। कहाँ होती है? ठोस अवस्था में होती है। और ये कोर तक नहीं जाती, कोर में अनुपस्थित होती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यूपीएससी लेवल का, बता रहा हूं आप लोगों को।
यहाँ अंदर से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी तरंग है जो कोर को भी प्रभावित करती है, कौन सी ऐसी तरंग है जो कोर को प्रभावित नहीं करती है। तो आइए देखते हैं। कोर में अनुपस्थित होती है ये, ठीक? मेरे हिसाब से यही 2 से 3, 1 2 3 चीजें इसकी ऐसी हैं। एस तरंग सेकेंडरी तरंग की आपकी सेकेंडरी वेव्स, एस वेव कहते हैं इसे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ यही 2 चीजें, 3 चीजें हैं। आइए तीसरी को देखते हैं जो सबसे खतरनाक होती है, एल तरंगें। एल तरंगें या एल वेव्स बोलते हैं इसे। इसकी स्पीड मैंने आप लोगों को बताई 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और यह सबसे धीमी गति से होती है, सबसे धीमी गति। अगर ये सबसे धीमी गति से आती है तो यहां देर से भी पहुंचेगी, देर से धरातल पर पहुंचती है, देर से पहुंचती है और सिर्फ धरातल पर होती है, सिर्फ धरातल पर प्रभाव, सिर्फ धरातल पर ही इसका प्रभाव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसकी क्या है, जो आपकी 3 तरंगे होती हैं भूकंप से, जो सबसे ज्यादा विनाश होता है वो सबसे ज्यादा इसी तरंग से होता है, एल तरंग से। सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं, एल वेव्स होती हैं। क्या होता है, सबसे विनाशकारी। मैंने रेड कलर से इसीलिए कर दिया कि आप लोग इस पर फोकस करें। सबसे विनाशकारी, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भूकंप आने पर जो इसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं उसमें सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होती है। तो आप लोग मार्क क्या करेंगे, एल तरंगे, जिसे तृतीयक तरंगे बोलते हैं, एल वेव्स बोलते हैं, जिसकी स्पीड 1.5। देखिए क्या है ना कि इसकी गति धीमी है तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया करती है। इस वजह से क्या होता है कि ये देर से आती है, धरातल पर इसका प्रभाव होता है। बाकी जो तरंगे हैं, एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जैसे ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये केंद्र है इसका, उद्गम केंद्र, और ये अधिकेंद्र है जहां इसके महसूस किया जाता है पहली बार। तो ये जो नली होती है जहां ये जाती है इसमें केवल पी वेव्स ही आती है, ठीक, पी तरंगे ही जाती हैं, इसमें सेकेंडरी तरंगे नहीं जा सकती हैं। समझ में आई आप लोगों को? तो ये चीज याद रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज्यादा स्पीड किस तरंग की होती है, तो पी तरंग की होती है, कितना, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और सबसे कम किसकी होती है, एल तरंग की, कितनी, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये क्या करती है, सबसे ज्यादा विनाशकारी है। जैसे आप लोग देखते हैं एक की तरंगे आती हैं, भूकंप आता है, काफी जो इमारतें होती हैं गिर जाती हैं, बांध टूट जाते हैं, क्यों, यही तरंग होती है, ये वाली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है सबसे ज्यादा। और एक चीज अब आप लोगों को बताते हैं, अच्छा चीज है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी बनेगा वहां से। इतनी सारी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी, क्योंकि कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो आप लोगों के समझ में नहीं आए। टॉपिक को बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने याद कर रखा है। अगर इस हिसाब से आप लोग 1-2 बार ये वीडियो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए भूकंप, सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है, भूकंप सबसे ज्यादा आता है जापान में। क्यों, कभी आप लोगों ने सोचा कि जापान में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आता है? मैं बताता हूँ। देखिए जापान की स्थिति कहाँ है, ये आपकी एशियाई प्लेट हो गई, चाइना, और ये क्या है आपका पैसिफिक सी हो गया। यहां स्थिति है जापान की। जापान, मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बताया था कि भूकंप कहां आता है, 2 प्लेटों के बीच आता है। जब 2 प्लेटें गति करती हैं तो ये आपकी एशियाई प्लेट हो गई, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। जब ये दोनों आपस में गति करती हैं तो यहाँ जापान है, तो जायज सी बात है कि यहाँ भूकंप की
स्थिति बनेगी। इसी तरह आपके भारत में भी सबसे ज्यादा भूकंप किधर आता है? उत्तर भारत में आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हिमालय की स्थिति है, और हिमालय के बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि उसकी जो स्थिति है वो कहाँ है, यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसमें भी गति होती है, इसलिए भूकंप आता है। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं बात करूंगा ज्वालामुखी के बारे में भी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस पर? ज्वालामुखी और सुनामी के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चीजें बहुत इजी थी, इजीली तौर पे लेके समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर एक बार में समझ नहीं आया, वीडियो 1 से 2 बार देखिए, गारंटी के साथ कहता हूँ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।